हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी सीरीज फिजिक्स की सीरीज की चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में। चलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किस तरह से इसका फंडामेंटल आता है वो सब हम बातें करेंगे। किस तरह से कंडक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कंडक्टर का डेफिनेशन आपको पता है अच्छे से। ठीक है, कंडक्टर का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है, लेकिन उस कंडक्टर की डेफिनेशन से हमारा काम चलता नहीं है। ठीक है, कंडक्टर का डेफिनेशन कुछ नया है। ठीक है, अगर आप 10th क्लास वाली डेफिनेशन को या 6th क्लास की डेफिनेशन को अगर बोलेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए कैसे होता है वो समझिए। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो मैटर होता है उसका होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? एक प्रोटॉन होता है, दूसरा कौन होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन कैसा है? जिसपे कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर। अब होता क्या है, अब आप देखते हो कि सर इसके आउटर ऑर्बिट्स अवेलेबल हैं। ये न्यूक्लियस के पास क्या होता है? आउटर ऑर्बिट्स होते हैं, और उन आउटर ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास एक और एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट हमारा क्या है बेटा? वो एलिमेंट है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीन तरह का हमारे पास में क्या है? कोई भी मैटर है। ठीक है, हमारे पास कोई भी मैटर क्यों ना हो, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे से वो लिक्विड हो, चाहे से वो गैस हो, कोई मैटर होना चाहिए, उसमें अरेंजमेंट इस तरह का देखने को मिलेगा। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। ये अरेंजमेंट है हमारा किसका? एक मैटर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये क्या है हमारा? वन एटम, वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम का हमारा क्या है? अरेंजमेंट है। एटम का क्या है हमारा? अरेंजमेंट। चलो, अब अगर ये है तो इसकी वजह से हम तीन तरह से क्या कर देते हैं? मैटर को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हो? क्योंकि सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर दो तरह का फोर्स काम करता है। कैसा फोर्स काम करता है? पहला तो आपने कहा सर, पहला तो है न्यूक्लियस फोर्स। कैसा फोर्स है? न्यूक्लियस फोर्स है। विच बाउंड एटम्स ऑफ मैटर। मैटर के जो एटम्स हैं उनको बाउंड करने के काम कौन करता है? न्यूक्लियस फोर्स करता है। काफी हैवी अमाउंट का है। दूसरी अगर बात करोगे तो आपने कहा सर दूसरा हमारे पास यहाँ पर काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास काम करता है, और वो करता क्या है? विच बाउंड विच बाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैटर, या फिर एक एटम के इलेक्ट्रॉन को कौन बाउंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एटम के जो जो एटम्स हैं उनको कौन बाउंड करता है? न्यूक्लियस फोर्स। अगर आप बोलोगे ऐसा तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को भी कौन बाउंड करता है? न्यूक्लियस फोर्स बाउंड करता है। दैट इज क्वाइट गुड, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो दो तरह का फोर्स होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो करते क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाउंड करते हैं, और आपस में जो आपके एटम्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो वो आपस में क्या होते हैं? बंधे रहते हैं, तो हमेशा बाउंडेड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आपने कहा सर पहला फोर्स, पहला जो मैटर है वो हो गया सॉलिड। क्या हो गया मेरे पास में? पहला मैटर हो गया हमारे पास में सॉलिड। सॉलिड क्या चीज है? आपने कहा सर दूसरा मैटर हमें पता है, जो कि क्या होता है आपका? एक लिक्विड। और तीसरा हमारे पास में होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गैसेस। तीन तरह का मैटर है। इन तीन तरह के मैटर के अंदर हमें पहले समझना है किस तरह का कंडक्टर क्या क्या हो सकता है, वो हमें समझना है। कंडक्टर, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पढ़ना है ना, तो कंडक्टर क्या क्या बनेगा वो हमें समझना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए मैटर कितना है, और मैटर में फोर्सेस कौन कौन से यहाँ पर आएंगे, वो सब हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। आओ आगे बढ़ते हैं।
तो आपने कहा सर पहला फोर्स हमने लिख दिया है विच इज पहला मैटर हमने लिख दिया है विच इज सॉलिड, और सॉलिड में क्या क्या होता है आप उसको डिफाइन करें। तो आपने कहा सर यहां पर जो न्यूक्लियस फोर्स होता है, ये जो हमारे पास में यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स होता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। और इसके अंदर जो आपके मैटर के एटम्स हैं, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास हमेशा देखने को मिले। आपने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है सर? बेटा जी इससे फर्क बस इतना पड़ता है कि एक न्यूक्लियस के ऊपर जो फोर्स है वो सिर्फ एक एटम की वजह से नहीं होता, मल्टीपल के फोर्स, मल्टीपल एटम्स के फोर्स के अंदर वो क्या कर जाता है, कंट्रीब्यूट कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो सिर्फ इस प्रोटॉन का नहीं आएगा, वो इसके सराउंडिंग में जितने भी एटम्स बैठे हुए उन सबके न्यूक्लियस की वजह से आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया। तो आपने कहा सर न्यूक्लियस फोर्स स्ट्रांग होता है, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड होते हैं। सेम सिचुएशन होती है जब आप लिक्विड की बात करते हो। तो आपने कहा सर न्यूक्लियस फोर्स जो होता है दैट इज स्ट्रांग, ये क्या होता है आपका, स्ट्रांग होता है। और यहां पर भी आप बोलते हो कि यहां पर एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर क्लोजली क्लोजली पैक्ड। क्या होते हैं, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड हमेशा देखने को मिलते हैं। क्लियर सब बातें? तो स्ट्रांग होता है न्यूक्लियस। अब बात आती है गैसेस। तो गैसेस के अंदर ध्यान रखोगे हमेशा कि इनका जो न्यूक्लियस फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत वीक होता है। ऐसा होता है, बहुत ही वीक होता है। एटम्स आर इन रैंडम मोशन, एटम्स आर इन रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको आप। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसका क्या होता है, वीक होता है। यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्ट्रांग होता है, यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या होते हैं, आपके क्लोजली बाउंड होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। अब आपको यह भी पता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते चली जाएगी, जैसे जैसे ये आपका ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस हिसाब से आपका क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसका, प्रोटॉन का, वो धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। क्लियर है सब बातें? ये सब आपको समझना है। तो इन सब के बिहेवियर के हिसाब से हमने क्या किया, हमने डिफाइन किया मैटर को तीन कैटेगरी के अंदर। तीन कैटेगरी के हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हमने मैटर्स को डिवाइड करना शुरू किया। नंबर वन, सबसे पहला आपने कहा सर हमें अभी कुछ नहीं पता है, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, अभी हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन शुरू किया है। क्या किया, हमने पाया एक मटेरियल, मटेरियल इन विच outer electrons outer electrons are outer electrons are free to move within the, क्या बोलोगे, within the, कहां पर मूव हो रहे हैं ये, ठीक है, कहां पर हो रहे हैं, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं, मूव करते हैं। दे आर फ्री टू मूव within the body of material। मटेरियल की बॉडी में ये लोग क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हुए रहते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। बिकॉज तो आप लिखोगे इस बात को, तो आपने कहा सर बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction force become
become weak as we move away from the nucleus, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे फोर्स कम होता चल जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, उनके पास एनर्जी है और वो उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको पर्टिकुलरली इनका आप ध्यान दोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग through the body of material known as through the body of material known as, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ बोलना, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी किसी एग्जाम के अंदर, बताओ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऐसा कोई मटेरियल जिसके अंदर इस तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, उस पे हम लोग करते क्या है, हम अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लिखोगे when a electric field is applied across such material, the electrons are moving against the direction of, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। क्यों? वो पॉजिटिव चार्ज से आता है तो वो उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा जब हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तब हम लोग क्या बोलते हैं? सच मटेरियल। तो क्या बोलते हैं? सच मटेरियल नॉन एज क्या बोलोगे बेटा इसको? आप बोलेंगे सर इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं आप? कंडक्टर। तो कंडक्टर का डेफिनेशन जो आपने बचपन में पढ़ा था वो क्या था, उसको बताते हैं, और ये क्या है वो सब बताते हैं, किस तरह से बिहेव हो रहा है वो सब बताते हैं। देखो आप समझो चीजों को, जब आप बातें करते हो तो आपने कहा सर अगर किसी हमने क्या देखा, हमने मैटर को देखा, तो मैटर में क्या था, तीन तरह का सिचुएशन था, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। सॉलिड में क्या था, न्यूक्लियस फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, एटम्स आर क्लोजली बाउंड थे। ठीक है, लिक्विड में भी सिचुएशन ऐसा ही था, लेकिन गैसेस में रैंडम मोशन था। और इन तीनों को ऑब्जर्व करते हुए हमने क्या किया, डिफाइन किया किसी मैटर या मटेरियल को। तो आपने कहा सर पहला मटेरियल हमने देखा, और पहले मटेरियल में क्या देखने को मिला, आपने कहा सर पहले मटेरियल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, फ्रीली मूव करते हैं विद इन द बॉडी ऑफ मटेरियल। बॉडी ऑफ मटेरियल का मतलब जो शेप और साइज है आपका, उसके अंदर फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। पहली सिचुएशन क्लियर हो गई। फिर आपने कहा सर और क्या हुआ, तो आपने बताया कि दूसरी सिचुएशन, पहले में तो वो फ्रीली मूव कर रहे थे, दूसरे में हमने देखा कि अगर हम एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं उस मटेरियल के अक्रॉस में, तो उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा जब किसी मटेरियल में हो जाता है तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंडक्टर। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंडक्टर। तो क्लियर सी बातें हैं, बिल्कुल आसान सी बातें। कंडक्टर का डेफिनेशन है, कैसे देते हो, आपने कहा सर इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमेशा ध्यान रखना
हमेशा बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते किसी कंडक्टर के बारे में। दूसरा आपने कहा सर, दूसरा कौन है? इंसुलेटर। दूसरा क्या है? इंसुलेटर। अब आपने कहा सर इंसुलेटर में क्या होता है? पहली चीज तो इनकी आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। पहली चीज तो क्या है? क्वांटिटी ही क्या है? बहुत कम। दूसरी सिचुएशन, व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across a material and there is no motion of electrons are encountered or observed. No motion of electrons are observed. Such material known as insulator. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सच मटेरियल नॉन एज इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कोई मोशन इलेक्ट्रॉन्स का आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा बोलते हो? पहली चीज, इलेक्ट्रॉन्स आर, क्यों ऐसा बोलते हो? आप बोलोगे इंसुलेटर क्यों, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्यों नहीं होता? तो आपको बताना पड़ेगा नंबर 1 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी strongly bounded with nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, इसलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर सब बातें? चलो नंबर 2 बोलोगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लो, बहुत कम है। कहां पर? विद इन द मटेरियल। मटेरियल के अंदर ऐसा है। ठीक है, बाहर क्या है उससे हमें मतलब ही नहीं, हमें तो अंदर से बात होती है ना, तो हम लोग बोल देते हैं कि विद इन द मटेरियल ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो अब बात आती है थर्ड काइंड के मटेरियल की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं आप लोग इसे। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल स्टडी करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर की जब आप बात करते हो तो हम इसके बारे में जब स्टडी शुरू करते हैं तो आप बोलोगे दे आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर। ठीक है, दे बिहेव like a insulator at 0 Kelvin temperature। क्या बोलोगे? 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो क्या करेंगे? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। और उसके बाद क्या होने लगेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव, स्लाइड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा? एज वी इंक्रीज टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट मूविंग क्या करेंगे? हियर एंड देयर, या फिर बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट मूविंग विद इन द मटेरियल। ठीक है, एंड दे ऑल्सो रेस्पॉन्ड
and they also respond to electric field applied across the material. क्या होगा? 0 केल्विन पे जब आप बैठे रहोगे तब उस कंडीशन में इनमें इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड बहुत क्या एकदम नेग्लिजिबल रहेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट कर देंगे मूव करना मटेरियल के अंदर अंदर, धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे मूव करना. और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, मतलब मोशन करना शुरू कर देंगे अगेंस्ट द मटेरियल, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका मोशन हमेशा देखने को मिलता चला जाएगा. ये छोटा फिनोमिना है, ठीक है. फिर होता क्या है, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पे ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं और क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडक्टर में कन्वर्ट. हमें उससे मतलब नहीं है अभी. कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिना इसके हम लोग कभी भी कैपेसिटेंस के बारे में बातें नहीं कर सकते. कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए हमें इसकी इंफॉर्मेशन होना मस्ट नेसेसरी, मस्ट कंपल्सरी. सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है वो देखो. नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनसाइड ए, पहला प्रॉपर्टी है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पहला प्रॉपर्टी सामने आता है. आपने कहा सर ये क्या बातें कर रहे हो, इनसाइड 0 कैसे हो जाएगा? समझना है बेटा, इसी के बारे में समझना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से डेराइव होते हैं, तो आपको समझना है कैसे उनकी डेरिवेशन. चलो देखते हैं क्या है. हमने कहा हमारे पास में ये रहा एक कंडक्टर, हमारे पास में क्या है, एक छोटा सा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में है क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, आपने कहा सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस तरह से क्या है उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है. ये चार्जेस ही तो हैं, पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो इस तरह का हमें बिहेवियर देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रैंडमली इधर पूरे के पूरे मटेरियल में इस तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड. अब आपने क्या किया, अब डेफिनेट सी बात है, कुछ क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज भी होंगे. जब नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे. तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. क्यों ऐसा बोलते हो, तभी तो हमारा जब हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. अब आपने क्या किया, अब आपने लगाया इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकेंड पार्ट में क्या किया आपने, हमने क्या कर दिया इसके अंदर, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट. इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया. जैसे ये काम करोगे अब क्या होगा, आपने कहा सर देखते हैं क्या होने लगेगा. ये रहा बेटा जी वो कंडक्टर जिसके अक्रॉस आपने सारे काम किए हैं. ठीक है, आपने इसमें क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है. तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पॉजिटिव आयन तो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिपल्शन में जाएंगे, और नेगेटिव आयन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके अट्रैक्शन में चले जाएंगे. तो होने क्या लगेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे. और सारे के सारे जो पॉजिटिव आयंस हैं या पॉजिटिव जो आपके चार्जेस थे वो क्या हो जाएंगे, एक मटेरियल के दूसरे फेज के ऊपर क्या हो जाएंगे, इस तरह से क्यूमुलेट हो जाएंगे. इनके क्यूमुलेशन से होगा क्या, आपने कहा सर ये भी तो एक पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया. अब ये क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये वैल्यू कैसा हो गया, ई इन. क्या होने लगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इनसाइड द मटेरियल, और ये क्या था आपके पास में, एक आउटसाइड द मटेरियल. क्या था ये, आउटसाइड द मटेरियल. आपने कहा सर नेट वैल्यू, आपने कहा सर नेट वैल्यू, तो आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन है वो और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउट है उन दोनों को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए. वेक्टर है ये,
दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर है। तो बेटा इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो आपने कहा सर नेट वैल्यू अगर लाना है तो उस कंडीशन में इनके बीच का साइन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो आप बोलोगे ये हो गया सर, ये हो गया ई इन माइनस क्या कर दोगे, ई आउट, और इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बनेगा वो एग्जैक्टली आपके आउट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जितने एक्यूमुलेशन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे करेगा। तो डेफिनेट सी बात है दोनों के अंदर ये सब काम चलने लगेगा और आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनसाइड द वैल्यू 0। समझ रहे चीजों को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपके सामने यही आता है। क्लियर सब बातें? चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। वो क्या कहता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज में हमने भी पढ़ा है। क्या बोलता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल आसान सी बातें, ये तो आप बहुत अच्छे समझते हो। अगर हमारे पास में कोई एक रैंडम बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज इसके ऊपर पूरे पे है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो आप, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, आप कहोगे सर जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, वो रेडियली आउट करेगा। ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने, तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली जब यहाँ से ये इस तरह से आउट करेगा तो आप बोलोगे सर ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोपोगेट करेगा, जब बॉडी से, किसी कंडक्टिव बॉडी से जब वो प्रोपोगेट करेगा, तो वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वो हमेशा नॉर्मल होगा। किस पे नॉर्मल होगा, आपकी बॉडी की सरफेस पे वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी ये जो चीज सामने, ये क्या है, कंडक्टर है। ये कैसा है, एक कंडक्टर है, चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, चार्ज बॉडी है, कंडक्टर है, इस तरह से बोल देता है। तो क्या बोलता है कि हमेशा जो आपका सरफेस रहेगा, सरफेस के क्या होगा, 90 डिग्री आउट होगा। ठीक, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हो अगर ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अगर कोई सरफेस है, तो इस सरफेस से जब आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, प्रोपोगेट होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल लाइन है। ठीक है, तो न्यूट्रल लाइन और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमें बता देता है। इसका फायदा होगा, अभी बहुत सारे फायदे होंगे इसके, आप देखते जाओगे। दूसरा क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड, क्या बोलोगे, टोटल चार्ज inside the conductor, total charge inside the conductor is equals to 0। क्या बोला जा रहा है कि इनसाइड जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, 0। किसके अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ये इसने बोला। कैसे पता चलेगा, आप इसको देख सकते हो। कैसे देखोगे, आपने कहा सर हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ है, ये क्या है, आपने कहा सर यही तो होता है गाउस लॉ। ये क्या होता है, गाउस लॉ। तो आप देखो जरा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, 0। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो आपने कह दिया इसका मतलब सर फाई का वैल्यू कितना हो गया, 0।
और ये वैल्यू किसके बराबर है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये Q होता क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज। यहाँ पर आपको मैंने काफी बार बताया भी होगा, Q हमेशा क्या होता है, दिस इज टोटल चार्ज, दिस इज नथिंग बट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस जो चार्ज एनक्लोज करता है वो है। तो गॉसियन सरफेस अभी कहाँ पे, अंदर है। तो आपने बोला कैसे होगा सर अंदर, ये मैंने कोई बॉडी ले लिया, कंडक्टिव बॉडी है, कंडक्टिव बॉडी है, उसका कुछ रेडियस हमने बता दिया, ये कोई रेडियस है, एक स्फीयर ले लिया मैंने, ये आर है, अंदर कोई मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, मना तो कोई चार्ज हो, कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर सब बात है। अब देखो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इस बॉडी के अंदर जो है, उस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना वैल्यू है, 0। तो आपने कहा सर अगर ये 0 है तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि Q इनसाइड वैल्यू भी कितना हो गया, 0। क्या बोला जा सकता है कि Q इनसाइड वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका टोटल इनसाइड द बॉडी के इनसाइड जो चार्ज होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। हर चीज को हम लोग प्रूफ करते हुए चलेंगे, इसी तरह से पढ़ना होता है। चलिए हमारे पास प्रॉपर्टी हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो 2-3 प्रॉपर्टी हुआ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, नंबर 4। ठीक है, यह है नंबर 4। अब आता है V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या कहता है, ये जो वर्ड लिखा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल inside the body is equals to the potential of surface। ये क्या कहना चाहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। V is equals to constant, potential inside the body is equals to the potential of surface। क्या कहना चाहता है वो समझिए पहले। ये आपसे कहना चाहते हैं, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपने क्या क्या पता लगा लिया है वो लिख दो पहले। तो क्या पता लगाया आपने कहा सर पहली बात तो हमने जो पता लगाया वो ये है कि Q का वैल्यू यहां पर क्या होता है, 0। इनसाइड जो चार्ज उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दूसरा हमने पता लगाया कि E का वैल्यू भी इसमें क्या होता है, 0। इनसाइड की वैल्यू है 0। अब ये जो कह रहा है वही क्या कहता है कि ये कोई पॉइंट है, दिस इज V सरफेस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, V। कोई पॉइंट है, उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है। और अंदर कोई पॉइंट है VI, इसका भी पोटेंशियल कितना है, V है। मतलब क्या है, जब आप किसी सेंटर से चलना शुरू करोगे तो कैसे बनाओगे वो देख लो। ये कहना चाहते हैं वो देखो, ये रेडियस R है, ये होगा सर। तो ये जो कहना चाहते हैं V की हम बातें कर रहे हैं पहले, तो क्या कहते हैं ये कि जब आप R इक्वल टू 0 से आओगे, R इक्वल टू कैपिटल R पे, तो उस कंडीशन में V का वैल्यू क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इसका वैल्यू क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, आपका डेमोलिशन होता है। तो आप बोलोगे इस तरह से क्या होता है, डेमोलिश होता है। ये बातें हम करेंगे स्फीयर के अंदर में, सब बातें करेंगे, लेकिन पहले प्रॉपर्टी पढ़ लें तभी इस बातें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या कहना चाहते हैं, जब आप इस पॉइंट से, सेंटर से जब आप मूव करोगे, किसकी तरफ मूव करोगे, आप मूव करोगे सरफेस की तरफ, r डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ये कहना चाहता है। आपने कहा सर कैसे करेंगे, कैसे कह सकते हैं ये सब बातें, रिलेशनशिप अप्लाई कर दो बेटा, सब आ जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, जैसे रिलेशनशिप अप्लाई करोगे सब कुछ आ जाएगा। कैसे, आपने कहा सर रिलेशनशिप होता है dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। ये रिलेशनशिप होता है, नहीं अगर याद हो कोई बात नहीं, आपको याद होगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv डिवाइड बाय dr। ये रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप होता है, याद है नहीं तो कोई बात नहीं। ऊपर जो लिखा है उसको देखो,
dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय डी आर। इंटीग्रेशन करना है भैया मुझे, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करें भैया, इनसाइड का वैल्यू करना है। कहां पर करना है, इनसाइड द मटेरियल हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। समझ रहे हो चीजों को, करो इंटीग्रेट। तो बेटा ई का वैल्यू, ई इनसाइड का वैल्यू क्या होता है, 0। इंटीग्रेशन 0 क्या बनेगा आपके पास में, कांस्टेंट। क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 कितना बनेगा, इंटीग्रेशन 0 करना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट। तो यहां से आप निकाल सकते हो dv का वैल्यू, इनसाइड का कर रहे हो ना, इनसाइड वैल्यूज क्या रहेंगी, इनसाइड में कहीं पे भी पोटेंशियल निकालोगे इंटीग्रेशन 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 मल्टीप्लाई बाय डी आर है, ये वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या लिखा, क्या मतलब है इसका, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिव सरफेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब जितना पोटेंशियल सेंटर पे होगा उतना ही पोटेंशियल सरफेस पे होगा, दोनों के दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए। नंबर 5, 4 तरह का प्रॉपर्टी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, बोर्ड के अंदर काफी बार पूछता है, छोटे क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर is equals to सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एन। ये क्या कहना चाहता है, सिंपल सी बात है यार, कि ई वेक्टर का वैल्यू जो होता है वो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ एन कैप होता है। वेक्टर फॉर्म है ना, तो एन कैप लगाना पड़ता है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये किसके लिए है, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे, ऑन सरफेस पे ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, प्रूफ कर लेते हैं, तो हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी शीट ले लो यार, कोई भी, अगर एक सरफेस लेना है तो सरफेस लेके चलना है तो बहुत आसान है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी एक क्वेश्चन लेके चल दो, आपके पास में वैल्यू आपके पास आ जाएगा, कोई भी चीज लेके चल सकते हो आप, क्लियर है। तो चलो एक ले लेते हैं अपन। आपने कहा सर ये रहा एक हमारे पास में, कोई भी एक शीट ले लिया मैंने, ये कितना है, शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, एक तरफ कंसिडर कर रहे हैं, पीछे वाला पार्ट पोर्शन कंसिडर नहीं हो रहा है, आगे वाला पोर्शन कंसिडर हो रहा है। तो आपने कहा सर यहाँ पर क्या ले लोगे, एक गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया, यहाँ पर इस तरह से इसको कंडक्ट कर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इसने एनक्लोज किया हुआ है, डेफिनेट सी बात है। अब होगा क्या, इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इसका एक सरफेस वेक्टर ds, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं से प्रोपोगेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से प्रोपोगेट होता है, तो इस तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, सिग्मा, टोटल चार्ज कितना है, Q, टोटल चार्ज कितना है, Q। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, फर्स्ट चैप्टर की सब चीजें। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये इक्विवेलेंट होता है q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर सब बातें। तो आपने कहा सर पहले फ्लक्स निकालो फिर इक्वेट करेंगे, तो बाद में देखेंगे। तो आपने कहा सर फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो गया ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। एक बहुत सारी सरफेस होंगे, इधर भी होगा ये भी होगा, तो इधर 90 डिग्री हो जाएगा, इधर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 0, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक ही बच पाएगा, वैल्यू हो जाएगा मेरे पास E मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ds विच इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय s विच इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय, कोई भी सरफेस है ना, ये तो क्या है आपका सरफेस ही तो है, तो क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस का एरिया लेना है, यही तो एस है, पाई आर स्क्वायर। तो आपने कह दिया सर यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं
E मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू होना चाहिए Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होना चाहिए? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई सिंपल सी बात है, Q क्या होता है? 1,00,000 बार समझो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। Q क्या है? दिस इज टोटल चार्ज। क्या है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्या होता है हमेशा याद रखना, गॉसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज है वो हमें देखना होता है। तो गॉसियन सरफेस तो यही है तुसा, ये वाला तो है। आपने कहा सर निकालो ना कितना है, तो बेटा जी Q इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए पहले, टोटल Q है वो कितना होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो कितना होता है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो कितना होगा, आपने कहा सर सिग्मा मल्टीप्लाई बाय, ये छोटू सरफेस का एरिया लेना है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रख दो वैल्यू, आपने इक्वेट किया, आपको मिला E मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको मिला E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने लिखा E की फॉर्म में। अगर वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर वेक्टर लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एन कैप। जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। हो गया प्रूफ? खुश? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ते चले जाओगे आपको समझ में आता चल जाएगा कैसे कैसे बातें करते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा। इसके बाद आपको पता है होना चाहिए नंबर 6 प्रॉपर्टी। ठीक है, अर्थिंग। वर्ड का मतलब क्या है, अर्थिंग। एक वर्ड आएगा सामने आपके क्वेश्चंस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थिंग। अर्थिंग का सिंपल मतलब क्या है, अर्थिंग का मतलब है पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एट अर्थिंग पॉइंट। एट अर्थिंग पॉइंट, जिस पॉइंट को आपने अर्थिंग किया है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अर्थिंग का मतलब क्या है, अर्थिंग जो वर्ड है उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना है आपको। अर्थिंग का मतलब है पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एट अर्थिंग पॉइंट। जहां भी अर्थिंग किया है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। देखते हैं जरा कैसे होगा। आपने कहा सर कैसे करोगे, मैंने कहा भाई ये लो, हमारे पास में ये कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, कोई कंडक्टर है ये। ठीक है, सॉलिड कुछ भी ले सकते हो, चलो 2 ले लेते हैं। 2 कंडक्टर शीट्स हैं, अंदर शीट अलग है बाहर शीट अलग है। अंदर वाले का जो रेडियस है वो कितना है, R1 है। बाहर वाले का जो रेडियस है वो आपका कितना है, R2। आपने क्या किया, आपने कहा सर बाहर वाले को मैंने कर दिया अर्थ। तो ये जो सिंबल है ये किसका है, अर्थिंग का। ये सिंबल आपको देखने को मिल रहा है ये किसका है, अर्थिंग का है। जैसे अर्थिंग करोगे तो ये आपका फर्स्ट बॉडी था, बाहर वाला सेकेंड बॉडी था, तो बोलोगे पोटेंशियल एट 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ का सारा चार्ज अर्थ के अंदर, सारा का सारा जो चार्ज रहेगा, 2 पॉइंट का जो चार्ज रहेगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव अगर चार्ज रहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर देगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव साइड सप्लाई कर देगा। मतलब अर्थ क्या करेगी, इसके चार्ज को नलीफाई कर देगी। इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब। ठीक है, नंबर 7 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बोलते इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर हमने ले लिया, पूरा सॉलिड कंडक्टर, ये क्या है, एक दैट इज नथिंग बट ए सॉलिड कंडक्टर। इसका सरफेस कैसा है, ऐसा। इसके अंदर कोई कैविटी है, क्या है इसके अंदर, एक ये छोटा सा क्या है इसके अंदर, कैविटी। इसमें क्या है, कैविटी। तो ये जो कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि इस कैविटी के अंदर जो ये जो कैविटी है ये सारे के सारे वो रूल्स फॉलो करेगी जो पहले वाले हैं। मतलब इस कैविटी के अंदर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0।
इसके अंदर चार्ज का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0, इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट। ये सब आपको देखने को मिलेगा कैविटी के अंदर। किसकी बात कर रहे हो? इस कैविटी के अंदर की अगर बात करते हो तो इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर लिख सकते हो विद इन द कैविटी, within the cavity there is no charge, there is no charge, लिख सकते हो no electric field, no electric field, v is equals to constant। ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो तीनों चीजें कंक्लूड कर सकते हो। आपको अगर सर इसका मतलब क्या है, इसको समझना है बेटा, बहुत आसान शब्दों में आप समझ सकते हो। क्या है वो समझो। कैविटी का मतलब क्या है, जब आप कैविटी की बात करते हो तो किसी कंडक्टर के अंदर कोई छोटा पोर्शन है उसकी बात करते हो। जैसे आपके घर में अगर देखेंगे तो एक मान लिया हमारे पास में कोई व्हीकल है, 4 व्हीलर है हमारे पास में, तो वो 4 व्हीलर क्या है, कंडक्टिव मटेरियल से बना हुआ है और उसके अंदर क्या है, स्पेस है। वो जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी। स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैविटी। क्लियर है सब बातें? उस कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उसमें कोई चार्ज हम कभी स्टोर नहीं हो सकता है। कैसे पता लगेगा? बिल्कुल आसान सी बात है, आपने सुना भी होगा ये सब चीजें। अगर किसी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अगर किसी कार के ऊपर थंडरिंग हुआ है, मतलब बिजली गिर गया है, या कोई पोल से कार टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया है, पोल के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर आके क्या कर गया, टच कर गया है, तो बताओ आपको क्या करना चाहिए? तो नंबर 1 ऑप्शन है गेट खोलो और निकल के भाग लो। नंबर 2 ऑप्शन है वहीं पर बैठे रहो। दोनों में से आप क्या करेंगे? तो आपको ध्यान देना है, समझना है किसके रेस्पेक्ट में बात करोगे, कंडक्टर के रेस्पेक्ट में बात करोगे ना। सॉलिड कंडक्टर के अंदर बैठे हुए हो आप, कैविटी के अंदर बैठे हुए हो, तो वहां पर आपको अगर पता होगा कि उस पॉइंट के ऊपर कभी कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है, वहां पोटेंशियल राइज कभी नहीं कर सकता है, वहां चार्ज आ ही नहीं सकता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता है, तो चुपचाप अंदर बैठे रहो, चुप से अंदर बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। जैसे ही गेट खोल के बाहर निकलोगे, जैसे ही आपने सरफेस को टच किया, उसका सारा चार्ज उस बॉडी पे जो अवेलेबल था वो आपके थ्रू क्या कर जाएगा, अर्थ कर जाएगा। आपके थ्रू क्या कर जाएगा, अर्थ कर जाएगा, और आपका खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर सब बातें? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे पास में, जिसके रेस्पेक्ट में आपको सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये 7 तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें बार बार यूज होंगी, बार बार हमारे सामने आने लगेंगी, और इन्हीं से हम लोग क्या करेंगे बेटा, सारे के सारे फंडामेंटल आगे के डिराइव करते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं चीजों को? तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ लेक्चर को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे क्लास को, फंडामेंटल पढ़ेंगे और फिर आगे उसकी जितने भी डेरिवेशन है वो सब करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट बातें, चैनल को